तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। ये वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है। इसका पार्ट 1 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको बिजनेस के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती है, हम क्यों करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व है, और क्या ये शुरू से ऐसा था, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे ये चीज़ें बढ़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसका क्या मतलब होता है और क्या इसकी विशेषता होती है। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड ऑफ पर्सनल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन विद इन अ बिजनेस। इसका मतलब ये है दोस्तों, बिजनेस यानी व्यापार संगठन एक ऐसा ढांचा है जिसमें कि कोई एक वर्कर या आप एम्प्लॉय कह सकते हो, उसे जितने भी काम करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो ड्यूटीज चाहिए ना, उन सभी ड्यूटीज की आप एक लिस्ट समझ लो, फिर उसका ढांचा बना लो, तो उसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे पता चलता है कि कौन सा काम कौन करेगा, ठीक है। एंड जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग और उनके कर्मचारी होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अलग काम कर रहा है कोई अलग कर रहा है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। एंड इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है कि कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा, कि मतलब अगर कोई गलती करता है तो वो किसको जाके बताएगा कि मुझसे गलती हुई और क्या उसकी पनिशमेंट वगैरह रहने वाली है। तो अब इसकी बात करते हैं फीचर्स की। डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि इसका पहला फीचर है, यानी कामों को छोटे छोटे में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में। मतलब किसी बिजनेस में बहुत जटिल और कठिन कार्य भी होते हैं जो कि एक व्यक्ति नहीं कर पाता। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उस बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे एक साधारण व्यक्ति भी उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। अगर मान लो उस काम में कोई स्पेशलाइज टास्क हुआ, यानी किसी हुनर या स्किल की ज़रूरत हो, तो उसे भी वो काम अलग कर दिया जाता है, उसे वही बंदा करता है जिसके पास स्किल्स होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एफिशिएंट हो जाता है काम, वो बंदा एक्सपर्ट हो जाता है उस काम में, क्योंकि कोई एक व्यक्ति एक आसान काम बार बार करे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, उसमें एफिशिएंट हो जाएगा, जिससे सारे जितने भी काम हैं वो मैनेजेबल में मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे, काम करने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ठीक है। ये भी किसकी विशेषता है, सिंक्रोनाइज, यानी सभी चीज़ों को एक साथ लाना। जितने भी डिपार्टमेंट्स और जितने भी लोग हैं, जैसे कि आप वर्कर्स ले लो, स्टाफ ले लो, ठीक है, उन सभी को एक साथ लाना एक यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। मतलब वो भले ही कोई सेल्स डिपार्टमेंट से हो या कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो, उन सब का गोल एक ही रहना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या जो भी कंपनी का गोल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अलग गोल के लिए काम कर रहा है, पर्सनल गोल इसमें नहीं आते। आप काम कुछ भी करो, लेकिन यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगली बात वही आ जाती है, एक कॉमन गोल, सबका एक जैसा गोल होना चाहिए। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज गाइडेड बाय प्री डिटरमाइंड शेयर्ड पर्पस। प्री डिटरमाइंड यानी पूर्व निर्धारित, पहले से ही पता होता है कि हमारा ये गोल है, तो उस गोल को लेके ही हमें काम करना है, ठीक है। ये एक विशेषता होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, एक संगठन की। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पता होता है कि भाई किसको क्या करना है और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक अथॉरिटी, उत्तरदायित्व और अधिकार, ठीक है। इससे ये पता चलता है किसी भी एक व्यक्ति को कि उसे करना क्या है, एक मतलब आसान होता है उसे समझना, ठीक है। एक हायरार्किकल चेन होती है, ठीक है। हायरार्किकल चेन आपने पढ़ा होगा 12th में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल और लोअर लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोअर वाला सीधे टॉप से जाके बात कर लेगा, एक चेन फॉलो होती है हायरार्की की, ठीक है। ये उसी बारे में कह रहा है। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आखिर क्या उद्देश्य है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, आखिर हम करते ही क्यों हैं, क्या इतना ज़रूरी है इसे करना, ठीक है। चलो, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य होता है इनमें से एक, ठीक है, जो कि फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंश्योरिंग मार्केट सर्वाइवल, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड क्रिएटिंग वेल्थ फॉर स्टेक होल्डर्स। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पूरा का पूरा फोकस करती है प्रॉफिट पे, मतलब मुनाफा कमाना है, जितना ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकें, ठीक है।
एंश्योरिंग मार्केट सर्वाइवल, आखिर उसे मार्केट में कैसे टिके रहना है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी 1-2 साल बाद जाके बंद हो जाएगी। कंटिन्यूअस ग्रोथ होनी चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि कंपनी की ग्रोथ हो ही नहीं रही, बस इतना प्रॉफ़िट आ रहा है कि कंपनी बस टिक रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपनी को ग्रोथ करते रहना चाहिए। क्रिएटिंग वेल्थ फॉर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करा है। ठीक है? वो सारे लोग, अब चाहे वो शेयर होल्डर हो, डिबेंचर हो, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करा है, तो उनका वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, यानी कि उनकी संपत्ति में वृद्धि होनी ही चाहिए, ठीक है? ये होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य। अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सामाजिक उद्देश्य। एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है, जिसमें प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। उसमें वो क्या काम करती है कि गुणवत्ता वाले जो वस्तु होती है उसे उचित मूल्य पे प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं कि कोई सामान तो है ₹10 का, लेकिन उसे मार्केट में बेचा जा रहा है ₹100 का, ऐसा नहीं। एक फेयर प्राइस होना चाहिए और वो प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एंगेजिंग इन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसा भी नहीं कि इसे ब्लैक मार्केट से खरीदा जा रहा हो या कहीं और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करा जा रहा हो, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये हमारी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए अच्छा रहता है। अगला ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इसे आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, उसका एक दूसरा नाम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है। इसमें क्या होता है कि एंश्योरिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन इसमें मायने रखता है। वो खुश होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, उनसे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है और उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी। सेफ वर्किंग, उन्हें गियर्स प्रोवाइड कराने हैं ताकि वो अगर कोई दुर्घटना हो तो उनके पास एक्चुअली सामान होने चाहिए जिनसे वो थोड़ा टल सके या कम हो सके जो भी नुकसान हुआ है, ठीक है? एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जो उनके पर्सनल ग्रोथ या करियर में हेल्प करे, ठीक है? ये होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगला है नेशनल ऑब्जेक्टिव, पेइंग टैक्स ऑनेस्टली, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये भी होता है कि उसे टैक्स ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से कर देना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स की चोरी नहीं करनी, ठीक है? जितना टैक्स बन रहा है हमें उतना देना है ताकि सरकार उन पैसों को ले और दोबारा जनता के लिए खर्च करे, रोड्स बनाएं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ताकि सोशल का वेलफेयर हो या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी बढ़े, ठीक है? चलो, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, अच्छा ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ये इतना महत्व रखता है? पहला, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये काम करने की एफिशिएंसी यानी दक्षता को बढ़ा देता है। एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एलिमिनेट कर देता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी अगर ये अच्छी तरीके से करा जाए तो इसमें आप कोई एक काम दो दो बार नहीं होगा, यानी वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है? ये मिनिमाइज करता है वेस्टेज को। इट एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्स। ये ह्यूमन यानी जो भी आपका लेबर है, ठीक है? लेबर, फाइनेंशियल यानी जो भी आपका पैसा है, एंड जो फिजिकल यानी कच्चा माल है, ठीक है? रॉ मटेरियल। इन सभी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऐसा नहीं कि इन्हें वेस्ट करना, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के यूज़ करना होता है, ठीक है? अगला है एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, यानी अगर मार्केट में कोई चेंज आता है तो हमारी पॉलिसी इतनी भी कठोर नहीं होनी चाहिए, हमारा मैनेजमेंट इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि उस चेंज को हम अडेप्ट ही ना कर पाएँ, ठीक है? अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक लचीलापन प्रोवाइड करता है ताकि कल कदा को अगर कंज्यूमर की पसंद बदल जाए या मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ जाए तो हम अपने पॉलिसी को चेंज कर सकें या कुछ चेंजेस कर सकें, ठीक है? नीड टू अब्जॉर्ब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है? अगर कोई तकनीकी चीज़ है जो नहीं आई है, जैसे एआई ले सकते हो आप, तो एटलीस्ट हमारी पॉलिसी या एम्प्लॉइज़ को ऐसा होना चाहिए कि इस चीज़ को वो अपना सके, ठीक है? मार्केट शिफ्ट से यानी उतार-चढ़ाव को झेल सकें, ठीक है? बिना बिज़नेस को डिसरप्ट करे, ठीक है? आगे, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन को सरल बनाना, ठीक है? सरल कैसे बनेगा? जब हर किसी को पता होगा कि उसे क्या करना है। जैसा आपने पढ़ा था 12th क्लास में, 11th में, कि टॉप, मिडल और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है? जिसमें कि होता है हेल्प्स टॉप लेवल मैनेजमेंट टू प्लान, डायरेक्ट एंड कंट्रोल डेली ऑपरेशन स्मूथली, ठीक है? अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो ये सुनिश्चित करता है कि किसको आगे क्या पास करना है, कितनी अथॉरिटी आगे पास करनी है, ठीक है?
ये इसमें होता है ताकि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जितने भी जो छोटे-मोटे काम हैं वो आराम से होंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे-मोटे काम के लिए भी भाई कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो डिसीज़न वगैरह ले सकता है। आगे, स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है? क्लियर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अच्छे से पता होता है कि कितनी अथॉरिटी किसको दी जानी है। यानी मैनेजर्स के पास फ्रीडम होती है और उनके पास कॉन्फिडेंस है कि अगर इस चीज़ को लाने से उनकी सेल्स बढ़ सकती है या प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो वो चीज़ वो कर सकता हूँ। मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड डेवलप न्यू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। अगर उन्हें ऐसी रणनीति उन्हें बनानी आनी चाहिए जिससे जो मार्केट शिफ्ट्स हैं या कुछ भी ऐसा नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो उस चीज़ को लेके हम हैंडल कर सकें या कोप अप कर सकें। आगे है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, ठीक है? अच्छा, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या शुरू से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा ही था? नहीं, शुरू से ऐसा नहीं था। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप था। ये सभी लोग आप जानते होंगे, इससे वाकिफ़ भी होंगे। इसमें जो अपना एक ही ओनर होता है, ठीक है? वही सारी कैपिटल लगाता है, वही सारे प्रॉफ़िट एंड लॉस झेलता है, ठीक है? जितनी प्रॉफ़िट एंड लॉस होता है वही झेलता है और इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ये सब आपको पता होगा। द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सबसे पुराना और एक सरल फॉर्म है जिसमें सिंगल ओनरशिप होता है, क्विक डिसीजंस होते हैं। इसमें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता कि एक डिसीजन को पास कराने के लिए हमें औरों की भी रज़ामंदी चाहिए। इसमें खुद डिसीजन लो और पास कर लो, ठीक है? बट लिमिटेड कैपिटल, यानी इसमें जो पूँजी लगाता है इंसान वो एक ही बंदा है लगाने वाला, तो कितनी ही लगा लेगा यार अगला बंदा। तो इसमें लिमिटेड कैपिटल होता था एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर कल को दिवालिया हो जाए सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो अगले बंदे की जो पर्सनल संपत्ति है उसे भी बेचनी पड़ती थी, ठीक है? ताकि रिकवर हो सके। इसी चीज़ को कोप अप करने के लिए अगला आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या था, ये लोग आप लोगों ने मतलब से 12th क्लास में पढ़ा होगा, 2 लोगों की साझेदारी या इससे ज़्यादा, ठीक है? जो लास्ट टाइम जो कैपिटल की प्रॉब्लम थी कि एक ही बंदा कैपिटल लगा सकता है, वो इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है? इमर्ज टू ओवरकम कैपिटल लिमिट्स। 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन हैं, उनका पूल रिसोर्सेज़ एंड शेयर रिस्क होता था। पूल रिसोर्सेज़ का मतलब है ऐसा नहीं कि दोनों जो पार्टनर हैं वो एक जैसे होंगे। हो सकता है एक के पास मैनेजरियल स्किल ज़्यादा हो, एक के पास फाइनेंशियल स्किल ज़्यादा हो, तो दोनों अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं एंड रिस्क को भी शेयर करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है? ये एक लीगल एग्रीमेंट होता था, आप इसे ओरल भी कर सकते हो या रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है? अगला, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये क्रिएट हुई थी मैसिव स्केल पे, यानी बड़े पैमाने पे व्यापार करने के लिए, ठीक है? ताकि जैसे कि इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है, जैसे जितने भी आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज देखते हो, जैसे टाटा स्टील, रिलायंस, इन्फोसिस वगैरह, ये सब एक मैसिव स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इनके ओनर्स और कंपनी दोनों अलग हैं। लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी जो कंपनी होती है उसकी जो ओनरशिप है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है एज फॉर्म ऑफ शेयर, ठीक है? हम लोग उन शेयर को खरीदते हैं और मान लो कल कदा को वो कंपनी कंगाल या दिवालिया निकल जाता है उसका, तो जो हमारी लायबिलिटी बनेगी, जिसने शेयर लिया है उसे सिर्फ उतना ही चुकाना पड़ेगा जितने जितना उसने उस शेयर का प्राइस पे नहीं किया है, ठीक है? पहले क्या होता था, आपने 12th में पढ़ा था कि इसमें एक बेस प्राइस होता है, उसके बाद कॉल्स करी जाती हैं, फिर अलॉटमेंट वगैरह सब होता है ना? तो जितना अमाउंट नहीं पे करा सिर्फ उसी के लिए हम लायबल होते हैं, ठीक है? एंड परपेचुअल सक्सेशन, इसमें एक चीज़ की और दिक्कत थी जो पिछले में थी और इसमें नहीं है। पिछले में ये था कि मान लो अगर कोई पार्टनर मर जाता है या चला जाता है, तो हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ती थी, ठीक है? डिसॉल्व करनी पड़ती थी, हमें फिर से डिसॉल्व करके फिर से नया बनाओ, फिर से नया एग्रीमेंट बनाओ, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करो। बट इसमें ऐसा नहीं था। जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर कोई मेंबर्स आता भी है या चला जाता है, कोई मर भी जाता है, तो भी कंपनी चलती रहती है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी है और कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है और उसका एक प्रॉपर ट्रेडमार्क होता है, ठीक है? अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था, फॉर्म्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प रेदर देन प्योर प्रॉफिट। इसका एक मोटो था, इसे प्रॉफिट नहीं कमाना, इसे सोशल वेलफेयर करना है। क्या? सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है? सोशल वेलफेयर कैसे? मतलब फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना है। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अमूल, जब वाइट रेवोल्यूशन आया था तो उसने गुजरात में क्या कहते हैं, अमूल ने फार्मर से सीधे दूध लेके
बेचना चालू कर दिया था, ठीक है? जिसमें क्या था, जो भी प्रॉफ़िट था, फेयर प्राइस जो भी पे करना होता था फार्मर्स को, या जो भी दूध निकालते थे गाय से और बेचते थे, तो उन्हें फेयर प्राइस मिलता था, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखते थे ये वाली कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती हैं। मतलब इनका मेन मोटो प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर था, ठीक है? इसमें भी आपकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, सेम ऊपर वाले की तरह। अगला है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो मॉडर्न जायंट होते हैं, जो जिनके जो ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड खुले हुए हैं, ठीक है? मतलब यूएसए में ले लो, ठीक है? यूएसए ले लो, इंडिया ले लो, ऐसी अलग-अलग जगह जहाँ खुले हुए हैं, वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं। जैसे कि आप एप्पल ले लो, एप्पल का जो होम हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है, लेकिन उसने अलग-अलग जगह खोल रखा है। ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल नेशन यूटिलाइजिंग वास्ट ग्लोबल रिसोर्स। इसके पास वास्ट ग्लोबल रिसोर्स, यानी ये जब अलग-अलग कंट्रीज़ में खुला हुआ है तो वहाँ के रिसोर्स भी एक्सेस कर सकती है, और इसे जहाँ से माल सस्ता पड़ेगा ये वहाँ से लेगी, जहाँ चीप पड़ेगा और जहाँ अच्छा मिलेगा। और इसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस होगा, क्योंकि इसकी ऑब्वियस सी बात है, देश के बाहर ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, तो इसके पास कंप्लीट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड वास्ट ग्लोबल रिसोर्सेज होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपका एवोल्यूशन था, और स्टिल आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। चलो, तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।